वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चेतना बीकॉम फर्स्ट ईयर आपके बीआरएफ में आप लोगों का जो अनुबंध और ठहराव का टॉपिक हमने पढ़ लिया था, उसके आगे हम आज अनुबंध के प्रकार वाला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, अनुबंध के कितने प्रकार होते हैं। अनुबंध के प्रकार में पहला प्रकार है स्पष्ट अनुबंध। ठीक है, स्पष्ट अनुबंध। और रिमेंबर, मैंने इसमें परिभाषाएँ पूरी नहीं लिखी हैं और सिर्फ शॉर्ट में आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। आप जब परिभाषाएँ लिखेंगे तो पूरी परिभाषाएं बहुत स्पष्ट रूप से लिखेंगे। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा नॉइज़ वाले जोन में बैठी हुई हूँ, यहाँ बहुत गाड़ियों की आवाज़ है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टॉलरेट कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, है ना। स्पष्ट अनुबंध मतलब ऐसे अनुबंध होते हैं दो पक्षकारों के बीच, ऐसे अनुबंध जो लिखित या मौखिक रूप में होते हैं। लिखित या मौखिक, लिखकर या बोलकर जो अनुबंध, बोलकर मत लिखिएगा ना, मैंने समझाने के लिए भाषा लिखी है। ऐसे अनुबंध जो लिखित या मौखिक रूप में दो पक्षकारों के बीच किए जाते हैं, ठीक है, वो अनुबंध कहलाते हैं। अनुबंध की परिभाषा क्या है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उदाहरण के लिए ए ने बी को अपनी कार को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया या का प्रस्ताव रखा, ठीक है, तो ये, और बी ने उसे स्वीकार कर लिया, तो ये जो अनुबंध होगा ये होगा स्पष्ट अनुबंध, राइट। फिर है गर्भित अनुबंध। ठीक है, गर्भित अनुबंध कैसे होते हैं। ऐसे अनुबंध जो पक्षकारों के बीच लिखित या मौखिक नहीं होते, लिख के नहीं किया, बोल के नहीं किया, बल्कि अपने आचरण या व्यवहार से प्रस्तुत किया। ठीक है, अपने आचरण, आपने अपने कंडक्ट, अपने आचरण से प्रस्तुत किया कि आप वो वाला जो अनुबंध है या वो जो कार्य है वो करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए आप किसी होटल में खाना खाने के लिए गए, आप वहाँ जाके बैठे, आपने मेनू को चेक किया, आप बस स्टॉप की लाइन पे खड़े हुए, और जैसे आप बस स्टॉप की लाइन पे खड़े होंगे, इसका मतलब आप बस में एंट्री करने के लिए खड़े हैं, बस में चढ़ोगे, वहाँ पे इसका मतलब आपको टिकट देना है और टिकट लेके आराम से उस जगह पे अपने गंतव्य स्थान है वहाँ पे पहुँचना है। इसमें वो बंदा आपको ये नहीं बोलेगा कि आपके साथ मेरा राइटिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भैया, तो आप बस में नहीं चढ़ो, ऐसा बोलता है क्या? नहीं ना। लेकिन ये भी एक प्रकार का अनुबंध है। तो उदाहरण में लिखेंगे आप बस की सवारी करना या सिनेमा हॉल जाना, जहाँ की लाइन में खड़े होना, जहाँ आपने अपने आचरण से प्रस्तुत किया कि आप वो कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारा अर्ध अनुबंध। अर्ध अनुबंध मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या हाफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे अनुबंध जो परिस्थितिवश उत्पन्न होते हैं। आपने लिखा नहीं, बोला नहीं, आचरण भी नहीं किया, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई कि आपका उस व्यक्ति के साथ अनुबंध हो गया। ठीक है, परिस्थितिवश ऐसे अनुबंध उत्पन्न हो गए। उदाहरण के लिए सिंपल सी बात है, अगर आप शॉपिंग मॉल जाते हैं या आप कहीं शॉपिंग करने के लिए गए और अचानक से आप घर पहुंचे और आपने देखा कि एक बैग आपका वहीं पे छूट गया है, तो ये क्या परिस्थितिवश वहाँ पे छूटा ना। फिर आप वापस जाएंगे मॉल वाले के पास, उसको बताएंगे कि भाई आपका एक पैकेट छूट गया है, तो वो बंदा बोलेगा क्या मेरे साथ तो आपका राइटिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अब मैं आपका सामान नहीं दूंगा। आप अपना मोबाइल अपने फ्रेंड के पास छोड़ दिए, अगले दिन जाओगे तो वो दे देगा ना आपके पास, परिस्थितिवश छूटा था, राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बोल के वो मना कर देगा देने से, नहीं ना। ऐसा नहीं होगा। इसी के कारण इसको हम समानता के नियम के आधार पर किए जाने वाला अनुबंध भी कहते हैं। मतलब एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ। मेरा सामान छूटा तो आप मुझे दे देंगे, आपका छूटेगा तो मैं दे दूंगी। ठीक है, ये समानता का नियम है। हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करेगा, ये मान के किया जाता है अनुबंध। ठीक, वैसे आप इसमें उदाहरण लिख लेंगे जो मैंने अभी बताया, वो खोया हुआ सामान, जनरली इसमें हम पढ़ेंगे और इसको और डिटेल में पढ़ना है, एक चैप्टर है ना, जैसे खोए हुए सामान की वापसी एक्सेट्रा। फिर आता है व्यर्थ ठहराव। व्यर्थ ठहराव, रिमेंबर अभी तक अनुबंध चल रहा था ना, मैंने ठहराव डाल दिया, और मैंने शुरू में ही बताया आपको अनुबंध के प्रकार के साथ ही एग्जाम में कई बार ठहराव के प्रकार भी पूछता है, तो दोनों को मिक्स करके ही एक साथ ही 7 से 8 प्रकार लिखे जाते हैं। व्यर्थ ठहराव क्या होते हैं। ठहराव की जो अनुबंध की परिभाषा थी कि प्रत्येक ठहराव जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय है वो अनुबंध है। ठीक है, तो ऐसे ठहराव जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ऐसे जितने भी ठहराव है जिसे कानून स्वीकार नहीं करता, वो व्यर्थ होते हैं। ठीक है, इसको हमें और बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी आप उदाहरण सिर्फ लिख देंगे, किसी भी अवयस्क, है ना, अवयस्क मतलब माइनर, 18 साल से कम उम्र का कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता। कोई भी ठहराव नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे कोई भी ठहराव जो होंगे जो 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे के द्वारा ये किए जाते हैं, तो वो सभी व्यर्थ होंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम व्यर्थनीय अनुबंध। ठीक है, व्यर्थनीय अनुबंध या ठहराव। ठीक है, ऐसे ठहराव जो किसी पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय है। रिमेंबर, किसी पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय है। कानून द्वारा प्रवर्तनीय तो है ही,
लेकिन किसी पक्षकार की इच्छा पर वो स्वीकार होंगे तो उसे व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि किसी पक्षकार की इच्छा पर कैसे होंगे भाई। उदाहरण के लिए सिंपल सा, अगर एक बंदा अपनी गाड़ी में जा रहा है, रात को बाइक में जा रहा है, रास्ते में कुछ चोर गुंडों ने उसकी गाड़ी को रोक लिया रास्ते में और उसको चाकू दिखा के बोल रहे हैं कि भाई तू अपनी गाड़ी हमारे हवाले कर। अब उस बंदे के पास दो चॉइस है, चुपचाप उसको गाड़ी दे दे, ठीक है, उसने गाड़ी दे दी, गाड़ी लेके चले गए चोर लोग। अब उसके पास दो चॉइस है कि या तो वो भूल जाए कि उसके पास गाड़ी थी, या तो वो पुलिस स्टेशन में जाके उसकी रिपोर्ट लिखाए। तो यहाँ पे जो अनुबंध होगा वो किसकी इच्छा पर हो रहा है? उस पक्षकार की जिसकी गाड़ी चोरी हुई है। अगर वो पुलिस स्टेशन में जाके उसकी रिपोर्ट लिखाएगा तभी पुलिस जाके उसकी सहायता करेगी। पुलिस ये नहीं बोलेगी कि हमें पता चला है, ठीक है। तो ये अनुबंध कब होगा? जब किसी पक्षकार की इच्छा है। अगर वो बोलेगा कि कौन पंगा ले यार, छोड़ो, गाड़ी चले गई तो चले गई, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे अनुबंध जो किसी पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय होते हैं वो होते हैं व्यर्थनीय अनुबंध, और इसको भी हमें अलग से फिर से पढ़ना है। इसके उदाहरण अगर आपको अभी लिखने हैं तो उत्पीड़न, जो भी मैंने उदाहरण बताया, किसी की गाड़ी लेना, धमकी देना, चोरी करना, मतलब किसी को किडनैप करना, मर्डर करना, ये सब के जितने भी उदाहरण हैं उत्पीड़न कहलाते हैं। लॉ की भाषा है तो उत्पीड़न के द्वारा किया गया अनुबंध अभी आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपका प्रकार निष्पादित अनुबंध। निष्पादित अनुबंध मतलब ऐसे अनुबंध जिसमें दोनों ही पक्षकार द्वारा अपने कार्य का संपादन कर लिया गया है। दोनों पक्षकार, हमें पहले पढ़ा ना कि दो पक्षकार तो होंगे ही। मैंने आपको बोला कि मैं अपनी कार बेचूंगी, आप मुझे पैसे देंगे, मैंने कार बेच दी, आपने पैसे दे दिए, दोनों पक्षकारों ने अपना कार्य पूरा होकर लिया, तो उसे हम बोलेंगे निष्पादित अनुबंध, ठीक है ना। आपने मुझे पैसे दे दिए, मैंने आपको कार दे दी, तो ये क्या हो गया? निष्पादित अनुबंध। फिर है निष्पादनीय अनुबंध। निष्पादनीय अनुबंध नाम से पता चल रहा है ऐसे अनुबंध जिसमें एक पक्षकार ने अपना काम पूरा किया है लेकिन दूसरे ने नहीं किया है। मैंने आपको अपनी कार तो दे दी लेकिन आपने मुझे अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो इसे मैं बोलूँगी निष्पादनीय अनुबंध, ठीक है। और फिर है अवैध ठहराव। उदाहरण ऐसे ही लिख देंगे, जब दोनों पक्षकारों ने कार्य पूरा कर लिया तो वो निष्पादित है, एक ए ने किया, बी ने नहीं किया, तो वो निष्पादनीय है, ठीक है। फिर है अवैध ठहराव। अवैध ठहराव मतलब ऐसे ठहराव जो कानून के विरुद्ध हो, लॉ के विरुद्ध हो, किसी की चोरी करना, मारना, पीटना, डकैती करना, ये जितने भी हैं ये है अवैध ठहराव है। और बाद में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि अवैध ठहराव और व्यर्थ ठहराव में क्या अंतर है। और इसके लिए एक लाइन आएगी कि जितने भी अवैध ठहराव होते हैं वो सभी व्यर्थ होते हैं, लेकिन जितने भी व्यर्थ हैं वो अवैध हों ये आवश्यक नहीं है। इस क्वेश्चन को हम आगे और डील करेंगे, बट अभी आप सिर्फ प्रकार पढ़ रहे हैं कि अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हुए आपके 8 प्रकार: स्पष्ट, गर्भित, अर्ध अनुबंध, व्यर्थ ठहराव, व्यर्थनीय अनुबंध, निष्पादित, निष्पादनीय और अवैध ठहराव, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लीज़ इसके नोट्स को आपको अलग से और डिटेल में बनाना पड़ेगा। मैंने ये वीडियो आपको समझाने के लिए बनाया है। कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच।